Everyone, today we will discuss our next topic, that is path of translocation. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल्स. नाउ हम पढ़ेंगे कि जो वो मिनरल्स हैं उनको प्लांट कैसे अपटेक करेगा. अपटेक करने के बाद किस पाथ से वो प्लांट की जो रूट है सरफेस से लेकर अपनी स्टील दैट मीन्स जाइलम तक उसको ट्रांसपोर्ट करेंगी. तो फर्स्ट है इसमें एब्जॉर्प्शन बाय द रूट सेल. जो हमें पता है मिनरल्स जो होते हैं वो कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं? बाय द एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट. नेक्स्ट है इसमें टू स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एब्जॉर्प्शन करने में मिनरल्स का बाय रूट की सेल्स से. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में आप पढ़ोगे कि जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है मिनरल का वो फर्स्टली इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन के द्वारा. डिफ्यूजन ऑफ द मिनरल फ्रॉम द सोयल सरफेस टू कहाँ पर क्या जाएगा? अपेरेंट फ्री सरफेस ऑफ द रूट सेल. दैट मीन्स जो वहाँ की सेल वॉल है और इंट्रासेलुलर जो स्पेस होते हैं उनको आप बोलते हो फ्री स्पेस ऑफ द रूट सेल. तो वहाँ तक प्लांट पहले क्या करेगा? अपने मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा. तो उसको ये सारा प्रोसेस क्या होता है? फ्री सरफेस से किया जा रहा है. दैट मीन्स क्या है? इस सरफेस में कोई भी क्या है हमें क्रॉस नहीं करना मेम्ब्रेन को. तो विदाउट क्रॉसिंग अगर मेम्ब्रेन को ये प्रोसेस चल रहा है दैट मीन्स ये विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ये प्रोसेस होगा. तो ये वाला जो स्पेस होगा ये इक्विवेलेंट होता है एपोप्लास्ट के. तो हम इसे एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं. बाद में क्या होगा कि फिर फ्री ये टू टाइप का होता है. जो एपेरेंट आपका फ्री स्पेस होता है इसको आपने टू टाइप में डिवाइड करना है. फर्स्ट वन इज वाटर फ्री सरफेस एंड सेकंड वन इज डोनन फ्री सरफेस. जो आपका फर्स्ट होता है वाटर फ्री सरफेस, इसके द्वारा आप बोथ कैटायन एंड एनायंस जो है वो मूव करेंगे अलोंग देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. बट जो नेक्स्ट होता है आपका क्या होता है? डोनन फ्री सरफेस. इस डोनन फ्री सरफेस ये मोस्टली फेवरेबल होता है फॉर नेगेटिव चार्ज आयन के लिए. दैट मीन्स कैटायंस. ये क्या करेगा? हेंस होल्ड ओनली कैटायंस लाइक द कोलोइड रूट्स. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड एब्जॉर्प्टिव साइट्स. तो ये देखो इसमें आपका इस फिगर में दिखा रखा है, ये सेल की वॉल है भाई, सेल वॉल और उसके बाद अपेरेंट फ्री सरफेस. ये देखो ये सारा का सारा सेल वॉल एंड जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसको आपने बोला इसने अपेरेंट फ्री सरफेस. इसमें जो सरफेस होता है फॉर फ्री वाटर के लिए उसको आप बोलोगे वाटर फ्री सरफेस. और जिसमें क्या होता है जिस रीजन में कैटायंस होंगे उसको आप क्या बोलोगे? डोनन फ्री सरफेस. देन है इनर स्पेस एंड सेल मेम्ब्रेन. ये सारा रीजन है ये क्या है? सेल की मेम्ब्रेन. और ये क्या है? सेल वॉल. इनके दोनों के बीच का रीजन है ये, जहाँ से आपका क्या है जो वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो क्या है? फ्रीली होता है विदाउट एनर्जी के यूज से. क्योंकि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब करती है आयंस को, तो वहीं एनर्जी का यूज होता है. लेकिन सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है फॉर ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स आयंस के लिए. तो वहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी आपकी एनर्जी यूज नहीं होगी. सेकंड है आपका, अभी क्या है प्लांट ने ये क्या है सेल वॉल तक ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया टू द सेल वॉल. अब क्या करेगा प्लांट? उस सेल वॉल से उसको मिनरल्स को है किसके अंदर लेके जाएगा भाई? अंदर इंटीरियर ऑफ द रूट के अंदर, एपरेंट फ्री सरफेस से रूट के इंटीरियर के अंदर. इसको आप सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व करोगे. सेकंड स्टेप इन्वॉल्व द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल इनटू द इंटीरियर ऑफ द रूट सेल फ्रॉम दिस एपेरेंट फ्री सरफेस. मिनरल हैव टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. देयरफॉर इसके लिए फिर क्या होगा भाई? अगर सेल मेम्ब्रेन इसको क्रॉस करनी पड़ेगी तो इसको क्या है? एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी. ये जो मिनरल का ट्रांसपोर्ट होगा वो एनर्जी की यूज करके होगा. इसमें ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है बट एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका साइटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व हो जाएगा. तो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म भी मूवमेंट करता रहेगा आपका मिनरल. तो इसके कंटिन्यू प्रोसेस है, इसलिए स्पेस को आप इक्विवेलेंट मानते हो आपके सिम्प्लास्ट की. नेक्स्ट है आपका रेडियल पाथ थ्रू रूट. अभी आपने सिर्फ आयंस मिनरल्स को क्या किया है? सिर्फ एब्जॉर्ब किया है रूट के सरफेस के ऊपर, मतलब जो एपिडर्मिस की सेल है वहाँ तक ही आपके मिनरल आयन आए हैं. अब आपको उन जो मिनरल आयंस हैं उनको मूव करवाना है फ्रॉम कहाँ से? यह एपिडर्मल रीजन आउटर मेम्ब्रेन रीजन से कहाँ तक? आपके स्टील तक. तो ये जो रूट है ये मेनली कितने पार्ट से मिलके बनी हुई है? पहले एपिडर्मिस, देन आपकी कोर्टेक्स. कोर्टेक्स और कोर्टेक्स के बाद क्या आएगा अभी? आपका स्टील. तो कोर्टेक्स जो होती है इसमें क्या होगा भाई? कोर्टेक्स में क्या होता है? कोर्टिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. और क्या प्रेजेंट होगा? नीचे एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी जो आपकी कोर्टिकल रीजन है. और जो आपका स्टील है दो जाइलम और फ्लोएम
जो होते हैं इकट्ठे होते हैं और पेरिसाइकिल को कवर करते हैं, उस पोर्शन को आप क्या बोलते हो, स्टील। तो ये दोनों आपस में सेपरेटेड हुए हैं बाय ए लेयर ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है उस पे होती है कैस्पेरियन थिकनिंग। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो वाटर है यहाँ एपिडर्मिस से होता हुआ यहाँ तक आएगा स्टील तक। तो इस रीजन तक पढ़ने के लिए हमें डिफरेंट 2 टाइप के पाथवेज को स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट है एपोप्लास्टिक पाथवे और सेकंड वन है आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे वो होता है जो सिर्फ फ्री सरफेस जो होता है उनको एब्जॉर्ब कर उनको यूज करके मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक फ्री सरफेस ऑफ द सेल वॉल एंड फ्री सरफेस ऑफ द इंट्रासेलुलर स्पेस। तो ये जो पाथवे चलेगा वो कहाँ से चलेगा भाई, आपका एपोप्लास्टिक पाथवे सेल वॉल से और इंट्रासेलुलर स्पेस से होता हुआ। लेकिन जब आपकी एंडोडर्मिस सेल्स आ जाती है यहाँ पर तो कैस्पेरियन थिकनिंग आ गई, तो फिर क्या यहाँ पर तो कोई फ्री स्पेस बना ही नहीं, बचा ही नहीं। देखो यहाँ पे कैस्पेरियन थिकनिंग है ना, यहाँ पर भी कैस्पेरियन थिकनिंग प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या है, फ्री सरफेस होगा ही नहीं, तो फिर यहाँ कैसे पास करेगा। अब यहाँ पर जो है करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे दैट इज योर सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में आपका प्लांट क्या करेगा, किसको यूज करेगा भाई, ये सेल के अंदर से। देखो सिम्प्लास्ट पाथवे क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को यूज करता हुआ प्लाज्मोडेस्माटा से क्रॉस करता हुआ वन सेल टू नेक्स्ट सेल में। देखो यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा को यूज कर रहा है ना, तो एक सेल से होता हुआ दूसरे सेल में क्रॉस करता हुआ क्या करेगा, एंडोडर्मिस को क्रॉस कर दिया, होता हुआ ये क्या जाइलम तक पहुंच जाएगा। तो इसको आप बोलते हो आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे। बट सिम्प्लास्टिक पाथवे जो होता है वो फैसिलिटेट करवाता है आपके पैसिव मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस को फ्रॉम सेल टू सेल, जब तक कि वो जाइलम की पैरेन्काइमा के सेल से में नहीं पहुंच जाते। जो स्टील में जाइलम पैरेन्काइमा होता है वहां तक नहीं पहुंच जाते। नेक्स्ट है आपका भाई जाइलम लोडिंग। जाइलम लोडिंग का मतलब क्या होता है, जाइलम आपका क्या होता है, बहुत एक नॉन लिविंग वेसल्स एलिमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है भाई, जो कंटिन्यूस सैप फिल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं एंड टू एंड, तो इसमें क्या होता है आपका जाइलम के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो क्या होता है कि एक मतलब खाली सा पार्ट बन जाता है जो क्या डेड सेल से मिलके बना हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, जब आपका हमने पढ़ा था क्या किया अभी हमने पीछे कि यहाँ से जो प्लांट है, जो रूट सेल है वो एपिडर्मिस से लेते कोर्टेक्स तक एंडोडर्मिस तक क्या पाथ फॉलो कर रही थी, आपका कौन सा पाथ फॉलो करती है, एपोप्लास्टिक। और फिर जब एंडोडर्मिस पे आ गई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें एंडोडर्मिस में आ गई, यहाँ एंडोडर्मिस में आने के बाद जो आपकी सेल है उन्होंने कौन सा पाथ फॉलो कर लिया था, सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे से होते हुए कहाँ गई भैया, जाइलम तक पहुँच गई। जाइलम तक पहुँचने के बाद अब जाइलम तो बिल्कुल डेड है, तो अगर जाइलम डेड है तो वहाँ पर जाके अब वो कैसे जाएगा, सिम्प्लास्ट पाथवे तो आगे फॉलो नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो तो लिविंग सेल्स के अंदर फिनोमिना होता है और लिविंग सेल का जो साइटोप्लाज्म उसको यूज करके उस स्पेस में से ही वो जाता है। तो इसमें क्या करता है प्लांट, अगेन से सिम्प्लास्टिक पाथवे से को छोड़कर दोबारा से वो क्या करेगा, एपोप्लास्टिक पाथवे को फॉलो कर लेगा। इसको लगेगा उसको एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें उसको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो आप कैसे एविडेंसेस से प्रूव करोगे कि ये एक एनर्जी गिविंग प्रोसेस है। फर्स्ट है इन जाइलम सेल कंसेंट्रेशन जो होती है आयंस की वो बहुत ज़्यादा हाइयर होती है सराउंडिंग सेल से। लेकिन हमें पता है कि जैसे ही अगर हम डिफ्यूजन का प्रोसेस करवाते हैं उसमें क्या होता है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लो रीजन, मतलब लो कंसेंट्रेशन रीजन में मूव करेगा आपका मिनरल एलिमेंट, तो क्या पैसिव डिफ्यूजन है, दैट मीन्स एनर्जी यूज नहीं होगी। लेकिन इसने बोला जो जाइलम है उसमें ऑलरेडी मिनरल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट करवानी पड़ेगी। मतलब फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन हमें मूवमेंट करवानी पड़ेगी मिनरल्स की। तो इस सारे प्रोसेस को करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायर्ड रहेगी। सेकंड जो होता है आपका जो स्टीलर सिस्टम होता है ना, उसमें लो मेटाबॉलिज्म होता है। तो लो मेटाबॉलिक लेवल होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है वो भी बहुत कम होती है। तो ऑक्सीजन का लेवल लो होने की वजह से जो वो सेल्स है वो लीकी बन जाती है, अभी आयंस को लीक करने लग जाते हैं, कहाँ पर, वेसल्स के अंदर। तो फिर बैक फ्लो का जो आयंस है वो प्रिवेंटेड किया जाता है एंडोडर्मिस के द्वारा। तो ये बैक फ्लो को रोकने के लिए भी एनर्जी का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, इसमें जाइलम जो पैरेन्काइमा होते हैं वो फंक्शन करते हैं एज ए ट्रांसफर सेल्स
तो एक्टिव मूवमेंट करवाते हैं आयंस का बाय कैरियर्स। प्रोटीन्स होते हैं ना कैरियर, मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बताया था, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए कैरियर की तरह, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका भाई अपवार्ड ट्रांसलोकेशन थ्रू जाइलम। दैट मीन्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ा एब्जॉर्प्शन, सरफेस के ऊपर आयंस कैसे एब्जॉर्ब है रूट के सरफेस पे। फिर हमने पढ़ा रूट के सरफेस से जो आयंस हैं वो स्टील, दैट मीन्स जाइलम तक कैसे पहुंचे। अब हम पढ़ेंगे कि जाइलम से जो वो सारे मिनरल हैं वो कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंच रहे हैं। तो उस प्रोसेस को आप ट्रांसलोकेशन बोलते हो, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक ट्रांसलोकेट करवाना उन मिनरल्स आयंस को। तो अपवर्ड कैसे होती है, इसके लिए कुछ थ्योरी दी गई भी, वो सपोर्ट करती है कि क्यों जाइलम है या फिलोएम, कौन सा पार्ट आपका यूज किया जा रहा है अपवर्ड मूवमेंट करवाने में मिनरल्स की। तो फर्स्ट है आपका रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, प्लांट की स्टेम ली, स्टेम लेने के बाद हमने उसमें क्या किया, फ्लोएम को रिमूव कर दिया। अब प्लांट के अंदर क्या बचा, सिर्फ जाइलम। तो हमने देखा जो मिनरल्स हैं वो अपवर्ड प्लांट की जो लीव्स हैं वहाँ तक जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे मिनरल्स को। अदरवाइज अगर फ्लोएम कर रहा होता तो ट्रांसलोकेट होता ही नहीं मिनरल एलिमेंट, तो हम बताते कि नहीं फ्लोएम था। तो लेकिन यहाँ तो फ्लोएम हम पहले ही रिमूव कर चुके, इसका मतलब क्या है, जाइलम ने ट्रांसपोर्ट किया है, तो वो जो मिनरल आयंस है वो जाइलम की हेल्प से हुए हैं। सेकंड है एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप। फिर हमने क्या किया, जो जाइलम के अंदर सैप क्या होता है, जो जाइलम के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है ना, उसको आप बोलते हो जाइलम सैप। तो उसमें हमने देखा लार्ज अमाउंट में डिजोल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट है। तो वहाँ भी ये भी एक्सपोर्ट करता है इस थ्योरी को कि जाइलम रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, ट्रांसलोकेट करने के लिए मिनरल्स को। थर्ड है आपकी स्टोट एंड होगलेट थ्योरी। स्टोट एंड होगलेट थ्योरी आपका क्या बताता है, इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसने बोला, इन्होंने क्या लिया, एक पोट लिया, पोट में एक स्टेम को ग्रो किया। स्टेम का क्या क्या इसके अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, ये इस एरिया को क्या है बड़ा करके दिखा रखा है। तो ये जाइलम स्टैंड है, फ्लोएम, इन दोनों को सेपरेट किया बहुत अच्छे से इंसर्ट मतलब करके, उनके बीच में क्या किया, फिर पैराफिन सीट लगा दी ताकि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहे, जाइलम और फ्लोएम की स्टैंड। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पोट के अंदर जो मिनरल डाला, जो इन्होंने न्यूट्रिएंट डाले, वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो पोटेशियम था उनको क्या किया, भी रेडियो लेबल्ड कर दिया। फिर इन्होंने कुछ टाइम के बाद देखा जो वो पोटेशियम रेडियो लेबल्ड किया है वो क्या है, जाइलम के अंदर रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, फ्लोएम में शो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या था कि जो मिनरल्स थे वो जाइलम से ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। ये देखो ये इन्होंने क्लियरली बता भी रखा है कि in the stipted area all the trace are found only in the xylem not in the phloem, whereas above and below the stipped area considerable amount of potassium ions present थे बोथ के अंदर। मतलब जो स्टिप्ड एरिया किसको बोल रहा है, ये जो आपका ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जितना एरिया आपने लिया है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ साल्ट थ्रू फ्लेम। अभी हमने पढ़ा इसकी प्रीवियस थ्योरीज के बेसिस पे कि जो ट्रांसलोकेट हो रहा है वो जाइलम की हेल्प से होता है, बट ये एक ना कहते हैं ना मोस्टली विद द हेल्प ऑफ जाइलम, बट सम टाइम ऑल्सो थ्रू फ्लोएम। वो कुछ स्पेशल केस होते हैं जिन कभी कभी जब फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट करवाता है आपके मिनरल साइंस को। तो वो कौन से केस होते हैं, टू कंडीशन ऐसी होती है जिसमें फ्लोएम भी ट्रांसलोकेट करवा रहा होता है। फर्स्ट है ड्यूरिंग द सेनिसेंस, जब प्लांट क्या होता है बूढ़ा हो जाता है, प्लांट की एजिंग हो जाती है, मतलब क्या है कि अब उसकी डेथ होने वाले, उस टाइम पे प्लांट क्या है अपनी लीफ को गिराने लग जाता है, एब्सिशन ऑफ लीफ करने लग जाता है। तो लीव्स को गिराने से पहले जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं प्लांट की लीफ के अंदर, प्लांट क्या करता है वो लीफ से निकाल के उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक भेज देता है, जैसे स्टेम तक भेज देगा, रूट तक भेज देगा, ताकि वो अगेन से रीयूज हो जाए न्यू लीफ बनाने के लिए। तो जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोराइड है, प्लांट इनको क्या करता है लीफ से अनदर पार्ट में ट्रांसलोकेट करवा देगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेट करवाने का इस कंडीशन में, तो ये फ्लोएम के थ्रू होता है। तो फ्लोएम क्या करेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट करवा देगा इन आयंस की। नेक्स्ट है आपका फोलियर अपटेक। फोलियर अपटेक में क्या होता है भाई, कभी कभी हम क्या करते हैं कि बाहर से स्प्रे करते हैं, एरियल स्प्रे के द्वारा मिनरल्स देते हैं प्लांट्स को, तो वो देते हैं लीफ, मेनली स्प्रे करेंगे तो लीफ पे करेंगे, तो वो मिनरल न्यूट्रिएंट लीफ एब्जॉर्ब करेगी। तो लीफ से फिर क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक अगर हमें पहुंचाना है तो वो कैसे जाएगा, फ्लोएम के थ्रू। तो इसमें आप बोलते हो फोलियर अपटेक। तो आपका मेनली इसमें क्या पता चला
कि अगर प्लांट जो है क्या कर रहा है, जाइलम से क्या करेगा, कहाँ पर पहुंचाएगा उसको, लीफ तक। दैट मीन्स अगर वो यूनी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो जाइलम की हेल्प से करेगा एंड्स वगैरह का, और क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है। लेकिन अगर प्लांट क्या करेगा कि लीफ से फिर डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट पार्ट तक अगर पहुंचाएगा तो किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से पहुंचाएगा भाई, फ्लोएम की हेल्प से। तब प्लांट यूज करता है फ्लोएम को। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द मिनरल अपटेक। अब कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो मिनरल्स की मतलब टेकिंग के रेट को हाई भी कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है आपका रूट ग्रोथ। अब मोर एक्सटेंसिव अगर रूट सिस्टम होगा तो अपटेक भी बहुत ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो ज़्यादा होगी रूट की तो वो डिमांड करेगी भी जल्दी जल्दी और भी ज़्यादा अपटेक करो। अब रूट के अंदर जब एजिंग आती है वो अफेक्ट करते हैं मिनरल के एब्जॉर्प्शन को। यंग रूट जो होते हैं वो मोर एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल को देन ओल्ड, क्योंकि ओल्ड में ज़्यादा सबराइज्ड और लिग्निफाइड रूट होती हैं जो क्या करती हैं कि उनको ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, हार्ड बना देती है रूट के सरफेस को। तो अब उनको क्या करना है कि वो लिविंग नहीं रह पाते, वो डेड हो जाते हैं, तो अब उनको मिनरल की इतनी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है भैया आपका सोयल सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, पीएच, या कितने अमाउंट में इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन सब्सटेंस प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं मिनरल के अपटेक को। अब बताओ ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे तो प्लांट क्यों एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो जब डेफिशिएंसी होती है, जब ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर आयन की, तभी प्लांट एब्जॉर्ब करेगा ना उस पर्टिकुलर आयन को। नेक्स्ट है रूट एक्सुडेट्स, मतलब जो रूट से कभी कभी आपने कुछ मिनरल्स आयन्स जैसे कुछ लिक्विड आपने बाहर निकलते हुए देखा होगा, उस लिक्विड को आप उस रूट का एक्सुडेट बोलते हो। तो ये बोल रहा है कि मैनी प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्सक्रीट किए जाते हैं फ्रॉम द रूट इनटू सोयल विच इन्फ्लुएंस द प्लांट के प्रोसेस को। जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, शुगर, अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड, ये सब क्या करते हैं, बनाता है प्लांट। और फिर क्या करता है, म्यूसिलेज, उसमें भी कुछ में तो क्या करेगा, तो सम ऑर्गेनिक आयन प्रोवाइड द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर सोल्यूबलाइजेशन ऑफ इनसोल्यूबल साल्ट इन द सोयल्स के अंदर। तो उसके अंदर क्या है कि रूट के एग्जीड्यूट से ये आयन और ये सारी चीज़ें सोयल्स के अंदर चली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका भाई माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, जो रूट एग्जुडेट्स होते हैं इंड्यूस करते ग्रोथ एंड कोलोनाइज ऑफ फंजी एंड क्या करते हैं, बैक्टीरिया की। फंजाई और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, अब फंजाई क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या चाहिए, कोई ना कोई फूड चाहिए जहाँ पर वो ग्रो कर सके। तो फूड भी मोस्टली कैसा चाहिए, जिसमें शुगर हो। तो रूट से जो एग्जुडेट्स निकलते हैं दैट मीन्स जो शुगर, अभी मैंने बताया था ना, शुगर, अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड, तो शुगर, अमाइनो एसिड ये क्या करते हैं, फंजाई के लिए फूड का काम करते हैं, बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करते हैं। तो ये अट्रैक्ट करते हैं फंजाई को कि आओ आप हमारे रूट के अंदर रहो, हम आपको फूड प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो हमें पता है प्लांट का और जो रूट फंजाई का जो एसोसिएशन होता है उसको आप क्या बोलते हो, माइकोरेजिया बोलते हो। तो माइकोरेजिया की डेवलपमेंट करवाते हैं ये। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कुछ टेम्परेचर है, एरोबिक कंडीशंस है, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर गैसेज, ये सब भी अपटेक को इन्फ्लुएंस करती हैं कि किस कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ज़्यादा अपटेक होता है, कुछ में कम। यह चैप्टर आपका कंप्लीट यहीं होता है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।